नंबर कितने आ रहे हैं आपके बताइए एक बार। 306 और 276, 377, 355, 258, 480, 128, 200, 316, ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं। तो इन सभी नंबरों को ना आप बैठ के एनालाइज करिए कि इतने नंबर ही क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। जब तक आप रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे ना तब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इतनी नंबर क्यों आए। और अगर आप ये बोलोगे कि पेपर टफ था, तो पेपर अगर इजी हो जाता तो आप 100 नंबर और ले आते, लेकिन वो 350 से 450 जाने के बाद कॉलेज थोड़ी ना मिलता। आप सिर्फ ये जवाब नहीं दे सकते ना कि पेपर टफ था सर जी, और पेपर टफ था इसीलिए मेरे नंबर ना 480 आए। अगर पेपर इजी होता तो शायद 600 आ जाते, लेकिन उस समय भी कट ऑफ ऊपर चला जाता। पेपर टफ था, 10 क्वेश्चन अजीब गरीब थे हर पेपर में, मतलब 40 क्वेश्चन में मान सकता हूं अजीब गरीब थे, 40 क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स मानूं तो भी जो कट ऑफ है वो तो 125-30 नंबर नीचे आ गया। तो क्या फर्क पड़ता कि आपके नंबर से अगर 100-120 नंबर ज्यादा आ जाते तो क्या फर्क पड़ता। तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि रीजन क्या था, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे, तभी आप हार्डवर्क कर पाओगे, ठीक है। और ये जब तक नहीं सोचोगे ना तब तक उसी रास्ते पर चलो, फिर दोबारा वही गलती करो तो दिक्कत होगी। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग पेपर से पहले ठीक करना था ना, कोई बात नहीं। तो अब जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो। और मैं आपको बताऊं ना, तो किसी भी पेन का जो सबसे बड़ा मेडिसिन होता है ना वो होता है एक्सेप्टेंस। मैं आपको सही दिल से बता रहा हूं, किसी भी पेन का सबसे बड़ा मेडिसिन होता है एक्सेप्टेंस। आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये है, ये रियलिटी है, अब इसमें हमें काम करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना अपने कमियों को, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, आप बोलिए कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, और ये किस वजह से हुआ है वो भी फाइंड आउट करें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ लोगों को आपसे मिलाते। या सर भाई आ जाओ, यकीन बैच के स्टूडेंट हैं ये, अरे प्लीज, अरे भाई सर गुड मॉर्निंग। या सर आपने फेलियर से ही शुरू करते हैं कहानी यार। यस सर। है ना, तो आप बताओ कि आपके नंबर क्या थे पिछले साल, क्या सोचा था। सर मेरे लास्ट ईयर नंबर 640 थे। लक्ष्य में पढ़ा था आपने। हाँ लक्ष्य में, लक्ष्य नीट 2024 में मैं 24 था। में पढ़ा था, हाँ। और लास्ट ईयर मेरे 640 नंबर थे और मेरी रैंक थी 38,885, मतलब 38,000। अच्छा, 38,000 रैंक बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर तो छोड़ो। 38,885 885 ये रैंक थी। यस सर, दिस वाज माय रैंक लास्ट ईयर। लास्ट ईयर रैंक था आपका ये 24 में। बहुत सारे लोगों का रैंक इसके अराउंड होगा। दो यस सर ऑब्वियसली। अच्छा, पेपर भी बहुत इजी था। हाँ बहुत ज्यादा इजी पेपर तो था। आपने ये सोचा होगा कि यार इतना इजी पेपर में भी इतने कम नंबर आ गए। हाँ ये सच बात है, वो थोड़ा सर अंडर कॉन्फिडेंस में रह गया था। ठीक है, फिर तूने सोचा कि बहुत मतलब थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो 680 आ जाते। हाँ मैं सोचा था कि थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस भी रह गया था, कुछ टॉपिक्स थे जो मैं कवर नहीं कर पाया था लास्ट टाइम तक, क्योंकि मेरा रेगुलर स्कूल था। तो सर इसलिए बहुत कम टाइम मिल पाता था मुझे सेल्फ स्टडी के लिए। तो कई सारे टॉपिक्स थे जिनको मैं अगर मैं कवर कर लेता तो बहुत आसान क्वेश्चन भी थे जो मेरे छूट गए थे। लेकिन उससे कुछ होता नहीं। हाँ अल्टीमेटली अगर तुम 680 ले आते तो भी तुम्हारे 7-8 हजार रैंक होते। हाँ सर 7,000 तक 7,000 रैंक होते। यस सर लास्ट। अब उस रैंक पे कोई बढ़िया कॉलेज मिलता नहीं। अभी कितने नंबर है सर मेरे? अभी 638 नंबर है। मार्क्स कितने हैं? 638। यस सर 638 है ना, पिछले साल से 2 नंबर कम है तुम्हारा। यस सर। रैंक क्या हो गया? रैंक सर 148 ऑल इंडिया रैंक। 148 AIR 148 रैंक आप देख सकते हैं, AIR 148। अब देखो पेपर का डिफरेंस एंड परफॉर्मेंस दोनों आप जज करने की कोशिश करो। 38,885। अब देखना पिछले साल इतने नंबर पे ये रैंक है और इस बार 2 नंबर कम हो गए और रैंक देखो 38,000 से 148 आ गया। तो डिफरेंस होता है भाई, इजी पेपर एंड टफ पेपर जो आपने अभी देखा अपने आंखों के सामने, उसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, कमबैक कैसे किया? सर कमबैक तो यही कि मतलब सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो ये था कि स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स, क्योंकि आपने मतलब अच्छा खासा तो सिलेबस कवर कर ही चुके हैं। अब 400 नंबर आना है, 300-400 नंबर आना है, तो अच्छा खासा आपका पढ़ा ही है अच्छा खासा, तभी आपके नंबर आए भी हैं। और जितने भी आपने मतलब नंबर लाए हैं तो आपका वो अचीवमेंट ही है। अचीवमेंट बिल्कुल।
तो सर मैंने सबसे पहले काम ये किया था, मेरे जितने भी लास्ट टाइम में मुझे लग रहा था कि बहुत सारे वीक टॉपिक्स हैं, मैंने उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई थी। ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला ही था, आपने यकीन में सबसे पहले यही बोला था। आप एक पेज लो, स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को सेपरेट कर दो। बिल्कुल 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 बोला था, मुझे याद है। यस सर। तो सर मैंने वही फॉलो किया था जो आपने बोला था कि वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को एकदम अलग अलग कर दो, तो मैंने सारे टॉपिक्स को अलग किया। देन फिर जैसे क्लास में चलता था तो क्लास के हिसाब से मैं चलता ही था, साथ में मैं जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, क्योंकि मैं कवर तो कर ही चुका था एक बार ही, लास्ट ईयर के मैं नोट्स है उन्हें भी पढ़ लिया करता था और उनकी प्रैक्टिस भी कर लिया करता था। तो ये था कि स्ट्रॉन्ग तो होता ही जा रहा, उसके साथ साथ वीक भी, मतलब जो मेरी कमियां हैं मैं उन्हें भी मिटाता जा रहा था। ऑनेस्टली बताते देख भाई, ऐसा नहीं है कि ये जेन्युइन बच्चा है। Yes. और लक्ष्य में पढ़ा हुआ था पिछले साल, नहीं हुआ सिलेक्शन, ये रैंक था 48,000, अभी इसके रैंक है, ये जेन्युइन ही बातें बता रहा है, कोई भी लेपापोती नहीं कर रहा भाई। Yes. भरोसा तुमको करना पड़ेगा। ये कौन सी ऐसी बात बोल दिया जो तुमको अलग लग रहा है? नहीं, एक बच्चा कह रहा है जेन्युइन बताना भैया, इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल जेन्युइन बताएगा यार। हाँ। क्योंकि अभी जो आप लोग फील कर रहे होगे कि आई गेस कितने सालों की मेरी जितनी रैंक होगी अभी इस टाइम, तो अभी ऊपर होगी थोड़ी। मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आई वॉज एट देयर प्लेस लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर मैं उन्हीं की जगह पे था, कैमरा के उसी पार था मैं। तो मैं फील कर सकता हूँ यार अभी आप सब क्या सोच रहे होगे, पर एक चीज याद रखिए कि पोटेंशियल आप सभी में है। अगर हो सकता है अभी आपको पता ना चल रहा हो कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब साल में कितनी बार ऐसे मोमेंट आए होंगे मैं सेल्फ डाउट में चला गया था कि सर क्या मैं काबिल भी हूँ एमबीबीएस के, क्या मैं कर भी सकता हूँ। तो बिल्कुल डाउट में नहीं आना है, मेहनत करते जाना है, अपनी कमजोरियों को दूर करते जाना है, एंड आई प्रॉमिस कि आप नेक्स्ट ईयर मेरी जगह होगे यहीं पे खड़े हुए सर के साथ। हाँ, मतलब पूरी साल वो गलती ना दोहराओ। हाँ बिल्कुल, गलती मन नहीं दोहराओ, और जो लास्ट ईयर जो भी मिस्टेक्स की। और देख भाई, ऐसा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हमारी तो 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो ठीक है ना, एक चीज समझना, अगर 38,000 से 148 पे आ सकता है तो तू 2-2.5 लाख से 400 पे तो आ ही सकता है भाई मेरे, और 400 पे तुमको जो एम्स चाहिए 2-3 ऊपर के छोड़ के सब मिल जाएंगे। हाँ, yes, मतलब ऐसा 400 नहीं, 4,000 आ जाएगा, क्या बुराई है? पता ना क्या बुराई है, 4,000 आ जाएगा ना, 4,000 आ जाएगा ना, 4 क्या आ जाएगा? मैं कह रहा हूं 2.5 लाख 3 लाख से 4,000 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज में तो जाओगे, जीएमसी में तो जाओगे, स्टेट का टॉप जीएमसी, हाँ स्टेट का टॉप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर 4,000 नहीं, तुम्हारा 12,000 आएगा। अगर तुम 9 लाख पे हो मान लो, तुम्हारे 300 नंबर ही आ रहे हैं, मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से इंप्रूव करोगे तो 12,000 तक तो पहुंचोगे यार। फर्क इस बात से थोड़ी ना पड़ता है कि तुमको यहीं पहुंचना है, 148 पे ही पहुंचना है, नहीं पहुंचना ना भाई 148 में, मुझे अपने अपनी कैपेबिलिटी हुई होती है। अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर, देखो हमें ना कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना अचीव कर सकते हैं, और हम स्मार्ट हैं, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, या हम एवरेज है। अगर सुपर इंटेलिजेंट है तो कम करके काम चल जाएगा, अगर हम एवरेज है तो हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बस सिंपल सी बात है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेते यार, बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेशर झेलना, हार्डवर्क करना, लाइफ का एटीट्यूड चेंज। एक बात बताओ, अगर बहुत सारे बच्चे पहली बार हो रहे होंगे, बैच में होंगे, बहुत सारे बच्चे 1 साल पढ़े होंगे, चाहे वो लक्ष्य से हो, यकीन से हो, या 1-2 साल पढ़े होंगे, तुम अपने आप में चेंजेस पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो जब तुम पिछले साल के आते हो और इस साल के हो? अगर मेहनत किया है तो, अगर मेहनत नहीं किया तो क्या ही बोलूं मैं, मेहनत किया होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। यकीन से और कौन पढ़ा था? आ जाओ देवराज, हेलो। हाँ माइक क्या करूं? अच्छा वो टी शर्ट में है, हाँ ठीक है, आ जाओ। तो प्लीज, नहीं यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, कितनी बार करेगा थैंक यू सो मच। तो हिज देवराज, और ये वैसे तो 12th में ही थे, लेकिन इन्होंने 2 साल, जब ये 11th में थे तो यकीन 24 को फॉलो किया था, और जब 12th में थे तो यकीन 25 को फॉलो किया था, ठीक है। तो कितने नंबर आ रहे हैं और कितने मार्क्स है तुम्हारे देवराज? 640 नंबर आ रहे हैं, और रैंक 131। अच्छा, रैंक 131, और ये भी रैंक 131 जो है ना, थोड़ा सा पीछे इसलिए चला गया कि वो एक सवाल के 2 आंसर दे दिए डायोड वाले के, जो कि बनने भी चाहिए थे। हाँ, डायोड वाले के 2 सवाल बनने भी चाहिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन था डायोड में, उसने साइन वेव जो होता है ना, साइन वेव, उसका एक तो सॉरी इसलिए उल्टा, इसलिए साइन वेव में प्लस माइनस नहीं बताया उसने तो, और प्लस माइनस नहीं बताने के बाद एक और उसने गड़बड़ करी थी कि रेफरेंस नहीं बताया। साइन वेव में हमेशा साइन से शुरू हो जरूरी थोड़ी ना है, किसी फेस से भी शुरू हो सकता है, कॉस से भी शुरू हो सकता है, तो ये दिक्कत है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो
आप ये बताओ यार कि इनको एक साल कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हारा रूटीन बता दो बस, क्योंकि तुम्हारा रूटीन बहुत इंस्पायरिंग है। और वो मेरा ना ड्रीम रूटीन है, लेकिन मैं आज तक नहीं कर पाया। सर मतलब 4 बजे उठ के नहा लेता था मैं सुबह रोज? हाँ रोज सर। और बाद में 4 से 6:30 7 तक करके फिर स्कूल से 2-3 बजे आ जाता था। और उसके बाद रात को 10 बजे तक बीच में 1-1.5 घंटा गैप लेके पढ़ता था सर। और सर मैं बस ये बोलूंगा कि पूरा अपना 100% दे के पढ़ाई करो इसमें। अभी जैसे मेरे भी दोस्त होते थे जो लोग मतलब पूरे साल भर किसी का बर्थडे रहा पार्टी में बुलाते थे, मतलब उनको भी मना करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं करता था सर। मतलब कभी नहीं गया किसी के पार्टी में पूरा 2 साल, मतलब एक घर से बाहर ही नहीं गया मैं, घर पे रह के ही पढ़ा है सर पूरा। वैसे अपना 100% दे के मेहनत करो, आराम से हो जाएगा फिर सर। मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें यार। ये सब ना सवाल बहुत अजीब गरीब है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। अगर तुम्हारा गोल बड़ा है, तुम्हें पता है हमारे में 10 कमियां हैं, उसको दूर करनी है, मास्टर ने जो काम किया है वो पूरा करना है, तो और क्या चाहिए तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए? मतलब और मैं क्या ही बोल दूंगा, ये क्या बोल दूं, कुछ है तुम्हारे पास? नहीं सर अभी और मतलब कंसिस्टेंसी क्या होता है, मतलब अभी अगर कभी डिमोटिवेट भी हो रहे हो बीच में, तो फिर एक बार अपने गोल को फिर से याद करो, किस लिए हमने स्टार्ट किया था, पेरेंट्स की तरफ देखो एक बार, वो सब देख के फिर सर आ जाता था अंदर से फिर से करना है करके हमें। मतलब एक वो लो ना, चैलेंज लो ना कि यार मुझे मतलब कुछ तूफानी करना है, मचाना है, कुछ बड़ा करना है। और बाकी देखो, जहां तक बात है बैच की बात करो, टीचर्स की बात करो, वो तो रोज क्लास लेते हैं ना आके, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? वो तो लेते हैं ना रोज क्लास आके, वो कैसे मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी? रोज तुम्हें डीपीपी मिलता है, तुमको असाइनमेंट मिलता है, वो कैसे देते हैं टीचर्स? वो कैसे लेते हैं क्लास? तो उनसे सीखो, अपना गोल बड़ा बनाओ, अपना एक आइडियल बनाओ, उसको फॉलो करो कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इतने डेडिकेशन से मेहनत करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करे? तुम्हें क्लास में बेसिक मैथ में कम से कम 300 सवाल करा दिए मैंने, असाइनमेंट मैंने 5 दिया जिसमें 40 ऑन एन एवरेज सवाल है, तो 200 हो गए, 500 हो गए सवाल। उसके बाद डीपीपी तुम्हें मिलता है जिसमें से 5-7 डीपीपी मिले होंगे जिसमें 10-10 सवाल होंगे, तो लगभग 50 सवाल ये हो गए। अभी टेस्ट होंगे, कितने सवाल करोगे? 1000 सवाल तो यही हो गए यार। कैसी बातें कर रहे हो? क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करे? तुम ये पूरा कर लो फिर बता देना, ये पूरा कर लो फिर बता देना। रिवीजन कैसे करते थे यार? रिवीजन सर एक बार आपके नोट्स 2-3 बार पहले रिवाइज हो जाते थे, मतलब गैप के साथ 2 से 3 बार एक बार नोट्स के सारे सवाल करता था। और उसके बाद एक बार सिलेबस जब हो गया था तो मेडिजी से पूरा एक बार चैप्टर पढ़ के 10-15 मिनट में बाद में उसके क्वेश्चंस करता था, एक टाइम में 100 क्वेश्चन करके बंद करता। सोशल मीडिया यूज करते थे? नहीं सर 2 साल कुछ नहीं किया। कोई नहीं यूज करता भाई। सिलेक्शन लेने वाला ना वो इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगाता, जो सच है वो बता रहा हूं, बाकी तुमको सुनना अच्छा लगे ना लगे वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ यार सर, तूने भी चलाया था क्या इंस्टाग्राम? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। हाँ? 1 साल तक तो बिल्कुल इंस्टा बंद था, मुझे पता भी नहीं था। वैसे तो 11th-12th में तो मैंने बहुत चलाया था, 11th-12th में चलाया था? बहुत ज्यादा चलाया था। पर फिर ड्रॉप ईयर में अब सर इतना ज्यादा बड़ा झटका लगा था कि औकात याद दिलाती थी हमें। तो सर फिर वही कि जब पता चला कि हाँ इतना पीछे हूं मैं, तो ये सब चीजें फिर मैटर नहीं करी कि अब मैं क्या करूं। इंस्टा चला के भी सर मैं क्या करता, है ना। अब जब आप इतना मतलब अगर कुछ नहीं कर पाते, अगर इतना रैंक ला रहे हो तो सब कुछ हार चुके होते हो। हाँ बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर ही नहीं करती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। जब आपका मतलब एक गोल है तो ये सब चीजें मतलब डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते आई गेस। मुझे बिल्कुल भी मतलब एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरा मन किया होगा सर मैं आज इंस्टा खोल लेता हूँ या एक बार ही चेक कर लेता हूँ। मेरा बिल्कुल भी पूरे साल एक बार भी मेरा मन नहीं किया कि मैं इंस्टा एक बार भी चला लूँ। सही बात है। फिजिकल केमिस्ट्री किससे पढ़ा था? बच्चे पूछ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री अमित महाजन सर से। अच्छा, तू किससे पढ़ा था भाई? सर मैं 11th में ऋतिक श्रीवास्तव सर, हाँ। और 12th में मुझे पंकज सर ने पढ़ाई थी, हाँ। लक्ष्य में। और सर ड्रॉप ईयर में मतलब अमित महाजन सर, हाँ अमित महाजन सर से बस रिवीजन किया था मैंने। हाँ आजा। ये स्टूडेंट वैसे तो अरे प्लीज भाई ये अच्छा तुमने ये यासर के बाद से मतलब तुमको वो पूरा एकदम फील आया होगा, गुम्स वुम्स वाला फील आया होगा जो इसने बोला। और मुझे भी आ रहा था ये जब बोल रहा था ना यासर के सर, मतलब जब तो आप हार चुके होते हो, आपके लिए मैटर ही नहीं करता कि क्या आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपसे सब कुछ दूर जा रहा होता है, आपको रियलाइज होता है। तो एक्चुअल में यही फील आप कर रहे होंगे, और शायद ये फीलिंग्स ना साल भर रहनी चाहिए यार। 1-2 दिन तो कोई भी कर लेता है ना। शेड्यूल अभी बताया ना देवराज का शेड्यूल, मेरा सच में मैं बताता हूँ, देवराज का शेड्यूल मेरा ड्रीम शेड्यूल है। मैं पिछले
मतलब उम्र तो क्या बताऊं, 10 साल से ये सोचता हूं कि मैं सुबह उठूं, क्योंकि सुबह यार 4 बजे क्या माहौल होता है, नहीं है ना, कितना शांत रहता है, आप जो चाहते हो कर सकते हो। हालांकि जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे ही पढ़ता था, लेकिन इसकी तरह नहीं, मैं पढ़ता था रात में 9 बजे पढ़ने बैठता था और सुबह 5 बजे तक 4 बजे तक पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, क्योंकि रात में पूरा शांत रहता है, पूरा माहौल सब कुछ सन्नाटा रहता है। अच्छा, सेम पढ़ते थे रात में? उठता था, मैं सोता 4 बजे सोते थे? अच्छा अच्छा। तो यही था कि मैं पढ़ने बैठता था। कभी बताऊंगा मैं अपनी कहानी, मैं बहुत बड़ा फेलियर रहा हूं अपने जीवन में और मैं ऐसा हूं कि मैंने सिर्फ हार्डवर्क से चीजें अचीव करी है, सिर्फ हार्डवर्क से अचीव करी है। मतलब टैलेंट के नाम पे मेरे पास टीवी नहीं है और मैं बचपन में स्कूल भी नहीं गया कभी। छोड़ो, ये तो खैर मैटर ही नहीं करता। कहानी ये मैटर करता है कि 2 तरह का होता है इंसान, सुपर इंटेलिजेंट या एवरेज। एवरेज हो तो हार्डवर्क करो, सुपर इंटेलिजेंट हो तो कम मेहनत में काम चल जाएगा। तो शेड्यूल यही है, सुबह उठो या नहीं तो रात में ज्यादा देर तक पढ़ो। स्लीप साइकिल यार, इंसान की बॉडी ना एक मतलब चमत्कारी ऑब्जेक्ट है। मतलब इंसान की जो साइकोलॉजी है, दिमाग है, बॉडी है, वो बहुत चमत्कारी तरीके से काम करता है। उसको तुम जैसा ढालोगे ना वैसा बनता जाता है यार। ऐसा नहीं है कि वो 8 घंटे नहीं सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम, ऐसा नहीं कि बिल सो ही ना, लेकिन 4 से 5 घंटे तुम एवरेज सोओगे ना 1 साल तक, तो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई, तो ये स्टूडेंट लक्ष्य से पढ़ा हुआ है। लक्ष्य और अर्जुना में मतलब खजाना से पढ़ा था आपसे। अच्छा, खजाना से पढ़ा। हाँ ठीक है। तो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? मार्क्स 618 आ रहे हैं। अच्छा। और रैंक 506 आ रही है। 506 रैंक है सर, 506 रैंक है नहीं? हाँ सर। और मार्क्स है 618। मार्क्स 618, बहुत हैंडसम नंबर है। और इस पेपर के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है। थैंक यू सर। बताओ यार, बच्चों को, 12th वाले बच्चे बहुत सारे होंगे जो अभी तुम्हारी बैच से इस बैच में पढ़ रहे होंगे, है ना? तो जैसे सर ने वो इंस्टाग्राम की बात करी, हाँ। तो ऐसे मैं तो आज तक इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, पर मेरे को यूट्यूब से एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। यूट्यूब पे मतलब वो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ चुके हैं। तो अब बेसिकली एडिक्शन की बहुत ब्यूटीफुल चीज ये होती है कि एडिक्शन का क्योर होता है, बट एडिक्शन का क्योर एक दिन में एक बार ही काम करता है। मैं मतलब समझाता हूँ, जैसे एक शुगर एडिक्शन भी होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है खाना खाने के बाद मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। उससे रिलेट कर रहा हूँ, एक तरीके एनालॉजी दे रहा हूँ। तो अब उसको कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है तो वो शुगर नहीं खा सकते। तो उसका क्योर क्या होता है? तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तुम शुगर नहीं खाओगे तो बहुत क्रेविंग होगी, बहुत ज्यादा होगी। पर जब तुम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का एक मैजिक पीरियड होता है, जब उसको पार कर जाओगे तो उसके बाद नेचुरली तुमको शुगर खाने की इच्छा नहीं होगी। मतलब एक्चुअली में केक देख के तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से यूट्यूब के साथ मैंने किया। मतलब प्रिपरेशन मैं सोचता हूँ कि 12th के लास्ट 7-8 मंथ में एक तपस्या टाइप हुआ था मेरे। मतलब मैंने किया था कि मेरे को मूवीज देखने की बहुत आदत थी और यूट्यूब देखने की आदत थी। तो बहुत ज्यादा भी नहीं थी, पर मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ता है। लास्ट 6-7 महीने में एकदम फोकस होना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, कंप्लीटली उसको छोड़ दिया कि करना ही नहीं है, ये मूवी देखनी ही नहीं है, यूट्यूब देखना ही नहीं है। तो जब वो किया और 3 हफ्ते ऐसा हुआ कि देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते। संडे लेने की मेरी गंदी आदत थी, आखिरी में नहीं ले सकते हैं संडे को भी उतनी इंटेंसिटी से। पूरे वीक पढ़ लिया तो संडे को, हाँ, पर अब वो काम आखिरी 7 महीने 8 महीने नहीं लिया कि संडे को कोई भी दिन है पढ़ना है। ऐसे तो 3-4 संडे ऐसा हुआ यार, संडे है पर नहीं, करना है, पढ़ना है। तो उसके बाद 5th वीक से 4th वीक से अपने आप वो टेंडेंसी नहीं आती है। संडे एक नॉर्मल दिन जैसा लगता है, मूवी देखने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। मतलब नीट के बाद भी मैंने तो 15 दिन तक तो मेरी इच्छा ही नहीं थी मूवी देखने की, क्योंकि वो एक बार एडिक्शन छूट जाता है तो एक्चुअली में वो करने में ज्यादा तकलीफ होती है ना करने से। तो वो बात है। तो उससे कंप्लीटली ब्लॉक कर दो अपने आप को। अगर अभी से कर सकते हो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी ये काम करता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर अभी से कंप्लीटली यूट्यूब, न्यूज में क्या चल रहा है, मतलब हमारा ब्रेन जो है वो फोकस स्टेट में सबसे अच्छा काम। क्लास के पहले दिन ही बताता हूँ कि तुम्हारे 4-5 चीजें नहीं करनी है। घर में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, याद है मैं बता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो नीट में आएगा नहीं। और कोई भी चीज जो नीट में नहीं आ रही है, अगर तुम्हारा गोल बड़ा है तो टॉप रैंक लाना है, तो नहीं करना चाहिए। तुम्हें टीवी बंद कर देना चाहिए, घर में न्यूज़पेपर बंद कर देना चाहिए। ये सारी चीजें जितना कट करोगे उतना होगा। अच्छा, एडिक्शन के बारे में मतलब थोड़ा मैं बताता हूँ।
वैसे मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, रिलीजन में बिलीव नहीं करता हूँ, भगवान को मानता हूँ बस। लेकिन मैं जिस फैमिली से आता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं राजपूत फैमिली से आता हूँ, और वहां पे क्या होता है बिहार वार में कि राजपूत फैमिली वो तो मतलब कट्टर वो खाते हैं, नॉनवेज बहुत खाते हैं, है ना। बट तो मेरे घर में ना, मैं जब कॉलेज में गया तो मुझे थोड़ा सा दोस्तों के चक्कर में मैंने मन कर दिया कि नहीं खाऊंगा, तो मम्मी इमोशनल हो जाती थी जबरदस्ती खिलाते थे। लेकिन अब मैं उसको छोड़ दिया, तो अब मैं उसको देखता हूं ना तो अजीब सी फील आती है। और एक टाइम था, जैसे मैं 4 साल पहले बोलूं तो बिना खाए मैं नहीं रह सकता था, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था उसका, मतलब वो भी एडिक्शन ही है यार, खाने का एडिक्शन है। तो ऐसा लगता था कि बिना खाए रह ही नहीं सकता। और अब मुझे उसको देख के ना घिन आता है कि लोग कैसे खाते होंगे यार ये चीज, मतलब कितना गलत है ये। मतलब आप मतलब ऐसी मतलब क्या बोलूं, आप समझो कि वो थाली में भरा हुआ है यार वो चीज जो अभी जिंदा था, तो अजीब लगता है थोड़ा। लेकिन वो है कि बचपन में उसी को कितना चाव से खाते थे, तो ये होता है यार। ऐसा लगता है कि जिस चीज को तुम्हें छोड़ना हो ना, जैसे वो सब तक सामने दिखेगा ना और उसका छोड़ने का कोई रीजन नहीं होगा ना, तब तक तुम नहीं छोड़ पाओगे। तुम चाहते हो कि तुम्हें मूवी नहीं देखना, अब मूवी क्यों नहीं देखना, इसका कोई रीजन नहीं है, तो तुम नहीं रोक पाओगे अपने आप को, समझ रहे हो, कभी भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को। तो अगर तुम्हारे पास रीजन है कि नहीं मेरा गोल बड़ा है, मुझे ये करना है और 1 साल बाद में देखूंगा, तो रोक पाओगे अपने आप को, ठीक है ना। और वही है कि यार डॉक्टर बनना एक कीमत है जो चुकाना पड़ेगा, और वो जब तक आप कीमत पे नहीं करोगे, उसको चुकाओगे नहीं, उतना हार्डवर्क नहीं करोगे, डेडिकेशन से मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो चीज तुमको मिलेगा नहीं। और टेस्ट सीरीज मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, सही चीज बताऊंगा। मैं यहाँ पे खड़े होकर एक चीज जो तुमसे गलत शेयर नहीं कर रहा हूँ और कोई भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाऊंगा। टेस्ट सीरीज जो बैच में हो रहा है वही फॉलो करो अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद 3 महीने तुम ऑफलाइन दे देना। तुमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दिया था? नहीं सर, ऑनलाइन ही दिया था मैंने, पेन पे। हाँ, ऑफलाइन मैंने एक बार दिया था, एक बार मुझे ट्रैवल करके देना पड़ता था एक्चुअली में, मतलब मेरे को 3 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैंने 14 ऑफलाइन ऐसे दिए थे। 14 ऑफलाइन दिए थे। तूने ऑफलाइन दिया था देवराज, और दिया था। बट मैं बता रहा हूं तरीका वही है। देखो, ऑफलाइन टेस्ट सारे देने जरूरी नहीं है, 4-5 देने जरूरी है, ताकि आपको ऑफलाइन इन्वायरमेंट का, बाकी चीजों का आपको पता चल जाए, टेम्परामेंट सेट हो जाए। बाकी आप सारे टेस्ट ऑनलाइन दीजिए अक्टूबर नवंबर तक। बाद में 3-4-5-6 टेस्ट आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना। भाई रिलेशनशिप क्या होता है रिलेशनशिप है, क्या होता है रिलेशनशिप? जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो पाएगा एक वो बोला था ना, अपनी पढ़ाई छोड़, जो तेरे पीछे चलाएगा, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा। तो रिलेशनशिप, अच्छा मेडिसिन में भी है क्या? मेडिसिन में लिखा है ये? अच्छा हाँ लिखा है, सॉरी। तो भाई ऐसा है कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है तो 1 साल बाद भी रहेगा, और जब तुम फेलियर होगे ना तो रिलेशनशिप और दोस्त तो छोड़ो, घर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं। और शायद ये अभी तुमको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैंने तो महसूस किया है, बहुत क्लोजली महसूस किया है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना तो घर वाले भी इज्जत करना कम कर देते हैं। रिलेटिव तो बाद में आएंगे, दोस्त बाद में आएगा, रिलेशनशिप बाद में आएगा, टीचर्स बाद में आएंगे, सोसाइटी बाद में आएगी, अपने घर वाले तुम्हारे खुद के नहीं हो पाएंगे। एक पेरेंट्स सुनिए ना कहीं यहाँ पे, हाँ नहीं है नहीं हो पाते, दिख जाता है उनके बिहेवियर में, दिख जाता है भाई। और जब सक्सेसफुल हो गए तो भी बिहेवियर में दिख जाएगा। तो पेरेंट्स इनोसेंट है, वो सिर्फ यह चाहते हैं कि आप अच्छा करो, इसीलिए आपको डांटते भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पेरेंट्स को गलत बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा मैं। आप तो इसके 2 मतलब निकाल सकते हो, 2 क्या तुम किसी बात के 6 मतलब निकाल सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि वो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, और वो बुरा किस लिए मानेंगे? क्योंकि आप अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो, इसलिए पेरेंट्स बुरा मानते हैं। समझ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं महाराज भाई कम ऑन। तो पेरेंट्स, हाँ जैसे आप वो बात मैंने बोली कि छोड़ने का, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करा जा सकता है बिल्कुल। कि बोल दो कि जैसे अगर ज्यादा, जैसे कई बच्चे क्या होता है कि पेरेंट्स से इतनी फ्रेंडली नहीं हो पाते, बहुत सारे होता है, तो अपने 2 भाई, हाँ, बिल्कुल भाई से कर सकते हैं, कजन भाई से हो जाओ, चाचा से हो जाओ। और जैसे अभी एक शिवम लड़का है, वो दिखा रहा था, शिवम मैंने देखा, शिवम एक लड़का है जो 630 नंबर लेके आया है, मिलवाऊंगा उससे, बड़ा सीधा सा लड़का है, यकीन से पढ़ा है, 630 नंबर लेके आए। ये तो अभी यहाँ पे थे इसलिए आ गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं भी आ पाए।
तो उसने ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें उसके पापा हैं, वो है और भाई है। और वो उसके भाई और पापा रोज पूछते हैं कि यार भाई क्या हुआ आज के टेस्ट का, नंबर बता, OMR का फोटो सेंड कर। वो चैट दिखाता था और वो सुबह में गोल शेयर करता था उसी ग्रुप में, और शाम को उस ग्रुप में बताता था इतना मैंने किया, इतना किया, इतना किया। तो आप जिससे कंफर्टेबल हो उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, है ना। पापा है, फ्रेंड्स है, भाई है, कोई भी है जो सही तरीके से तुमको गाइड करे, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और रोज का गोल शेयर करो और शाम को उनको बताओ कि ये किया मैंने, ये नहीं किया। डेफिनेटली मेरी मम्मी के साथ मैं ऐसे करता था। हाँ। कि हम टारगेट बनाते थे और मैं बोल देता था कि मेरे को इतना इतना करना है, फिर आखिरी में मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी कि कितना हुआ। उसके अलावा जैसे सर आपने कहा कि या तो कोई होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिसको कम पढ़ने पे भी ज्यादा हो जाता है, और एक होता है कि मेहनत करना होता है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, मैं भी मुझे मेहनत करनी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों से जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। जैसे सर ने खुद का भी एग्जाम्पल लिया, तो सर एक तरीके से मेरे लिए उस चीज में मोटिवेशन थे कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। इस तरह मतलब मैं सर को मैंने अपने रूम में भी सर का फोटो लगाया हुआ है। एक के रूम नहीं था तेरे पास, बालकनी थी सर, बालकनी थी। अरे तो उसमें सर का फोटो लगाया, तो जब भी मैं वो देखता था तो जैसे सर हमेशा अपने आप को क्लास में और देने के लिए पुश करते हैं, हर साल सर अपने आप को अपग्रेड करते हैं, एक तरीके से सर अपने पिछले साल से compete करते हैं। तो मैं भी जब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती या मैं थक रहा होता तो मैं उस पोस्टर को देखता था और सोचता था कि नहीं यार, कि टैलेंटेड वाला तो आगे निकल जाएगा, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे आगे जाना है, तो मुझे ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। स्लीप बॉडी क्लॉक की बात करी थी सर ने, तो उसमें यह है कि मेरा आखिरी में बॉडी क्लॉक एकदम सेट हो चुका था कि 12 बजे सोना है, 7 बजे उठना है। तो बिना मतलब, और दूसरी बात एक और है, बहुत सारे लोग बेड पे पढ़ते हैं, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। कि बेड पे तुम तभी जाओ जब तुमको सोना है, तब तुम्हारी बॉडी को एक्चुअली में जगह, बॉडी के पास मेमोरी होती है कि कौन सी जगह पे क्या है। अगर तुम कोई चीज एक ही जगह, अगर एक ही डेस्क और टेबल पे बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत दिन अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बॉडी जब भी वहां जाएगी तो उसको एक्चुअली में ज्यादा फोकस्ड रहेगा। बेड पे बैठ के कभी पढ़ लिया, कभी इधर पढ़ लिया, कभी उधर पढ़ लिया, वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो बेड पे तभी जाना चाहिए जब सोना है या आराम करना है इन द सेंस। और आराम करना इन द सेंस बैठना भी है तो मेरे हिसाब से बेड पे बैठना नहीं चाहिए, तो उससे बॉडी सेट हो जाती है। तो फिर जैसे ही आखिरी में मैं 12 बजे बेड पे जाता था तुरंत नींद आ जाती थी, 1-2 मिनट के अंदर, और 7 बजे बिना अलार्म की नींद खुल जाती थी। तो ह्यूमन बॉडी बहुत अमेजिंग चीज है इस सेंस में कि हमारी जो रिदम बहुत जल्दी है। वही मैं कहता हूँ ना, जैसे आप 1 घंटे की क्लास पढ़ाओ, बच्चे बोलेंगे यार 55 मिनट पे छोड़ दो। 2 घंटे पढ़ाऊंगा, बोलोगे सर 1.5 घंटे में छोड़ देना आज। 4 घंटे पढ़ाऊंगा, बोलोगे 3.5 घंटे तक ही पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ा रहे हो। तो भाई वही है, जितना हार्डवर्क करोगे उतना। और ये एक बड़ी अच्छी बात कही इसने यार। देखो, अगर आपने आपको आप एवरेज मानते हो, आपको पता है कि आप क्या हो, आपको अपनी औकात पता है, तो हमेशा ये सोचो कि अगर आप एवरेज हो ना, तो हार्डवर्क और टाइम देखिए आप टैलेंटेड वाले को बीट कर सकते हो, नहीं तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। आप सोचिए, ये बात सोचिए, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं उन टैलेंटेड बच्चों से, तभी हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है महाराज भाई, बताइए क्या हाल चाल। सर बस सब बढ़िया है आपके साथ। और महाराज का एक चीज मैं दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे इसकी सारी कहानी। देना यार ये महाराज की एक चीज देखा, ये नोट्स क्या है इसमें, बताओ, तुम बताओ। सर ये रफ कॉपी है, मतलब आप जैसा बताते थे कि लिख लिख के रिवाइज करो, तो उसी तरह से लिख के रिवाइज किया, लेकिन लिखते लिखते वो इतना छोटा हो गया कि अब बस पेज कलर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना, और अब ये शायद आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। आप देखना, इसका फोटो मैं आपको उसे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ये देखना इसका। और इसने मुझे मेरी लिख लिख के रिवाइज किया। देखो क्या लिखा है यार तूने, मतलब इसमें मतलब एक पेज में मुझे लग रहा है 4-5 चैप्टर होंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक बार लिखा, एक पेज लिखा, ये पूरा ऐसे 3-4 कॉपी है इसके। देखो कि कैसे मिलती है सक्सेसफुल, मतलब ये एग्जाम्पल है यार, मतलब ये एग्जाम्पल है कैसे मिलता है सक्सेस, कैसे आते इतने नंबर। देखो ना यार, खुद देखो, मतलब मेरे से ज्यादा तूने खुद लिखे हैं भाई। सर बस आपके वर्ड्स को फॉलो किया था कि मतलब बस लिखो। सर जो नोट्स बनवाते थे शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन पहले मतलब उन्हें 2-3 बार 3-4 बार इस तरह से लिख लेते थे तो नोट्स में पता चल जाता था कौन सी चीज कहाँ पे है, और एक तरह से नोट्स याद हो जाते थे, और जो नोट्स के क्वेश्चंस थे वो भी सब सॉल्व होते थे। ऐसा नहीं कि 1-2 पेज लिखा है इसने भाई, ऐसा नहीं है सर। ऐसी मतलब कॉपीज रखी हैं घर पे बस। ये सदमा के इसको देख के यार, मतलब देखो ना,
ये क्या लिखा है इसमें, मतलब एक पेज में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख, नहीं VD 2VD 3VD बटा 3V, ये असाइनमेंट का सवाल है काइनेमेटिक्स का। यस सर, मैं मतलब ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपका उत्थान जो है, और आपने जो वो 300 क्वेश्चंस के वो दिए थे, मतलब वो क्या MR स्टार वाले क्वेश्चंस, वो हाँ उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सब है। मैंने मतलब मैक्सिमम सॉल्व किए थे, 11th के तो मैक्सिमम सॉल्व किए थे। अच्छा, वो PDF भी अवेलेबल है MR ये वाले Yes, sir. किताब में, ये Yes, किताब में डाल दिया इसको, और जैसा कि सर मैं डाल दिया, और PDF भी अवेलेबल है इसका। ये सर देख रहा था कि इसमें लिखा है नथिंग, मतलब इसके अलावा Beyond कुछ this. नहीं, तो बस वो बात बिल्कुल रियल है कि इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने जो किया था वो तो PDF सारी आपके बैच में अवेलेबल है बेटा, जितने चैप्टर हुए वो अवेलेबल है, और बाकी सारी PDF आपके बैच में मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर से नहीं लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किताब है, वो सारे का कलेक्शन बना दिया हार्ड कॉपी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमें प्रिंट निकालना पड़ता है और बार बार प्रिंट निकालने जाना पड़ता है, इसलिए मैं सारे के सारे PDF लास्ट ईयर के यकीन में अभी भी अपलोडेड है, जाओ वहां से डाउनलोड कर लो। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं और तुम्हारे इस बैच के यकीन में भी डाल दूंगा सारे PDF। सर उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक मतलब हर तरह के क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा सर उत्थान जो आपने किया था वो तो कभी ओल्ड नहीं होगा, मतलब अगर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जैसे और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो JEE के थे और नीट के थे, तो मैं उत्थान ज्यादा प्रेफर करता था कि इससे अगर नीट में कभी भी अच्छा पेपर, मतलब कठिन पेपर बनता है तो ये मुझे जरूर सपोर्ट करेगा। और उत्थान पढ़ने से क्या होता था कि एक कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच भी आती थी। उसके अलावा जो आप एक तो अब चीजें, वो सारी चीजें तो क्लास में ही करा रहे हैं, मतलब सारी असाइनमेंट अब तो JEE मेन के सारे असाइनमेंट अब क्लास में दे रहे हैं, तुम्हें बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में दे रहे हैं और आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक चीज थी कि जैसे 11th में नोट्स बनाए, 12th में भी नोट्स बनाए, फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। और जैसे ये भैया, मतलब यकीन वाले जो भैया लोग होते हैं वो जैसे टीचर्स के और भी नोट्स बनाते हैं, तो फिर बहुत सारा हो जाता है, जो कि लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत करता है कि इससे पढ़ें या इससे पढ़ें, इससे पढ़ें। तो मैंने क्या किया था, मैंने 11th के नोट्स लिए थे, आपके नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स लिए थे, और उसके साथ साथ मैथजी, तीनों चीजें ली, कुछ टाइम दिया और उसमें एक एक चैप्टर को पूरा लिखा था। मतलब मैथजी मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने अपने आप लिखी थी वो। उसमें टाइम जरूर ज्यादा जाता है, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो बहुत अपने हाथ से अगर किसी चीज, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे पास ये है तो नोट्स बनाने की जरूरत है, मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स है तो नोट्स बनाने की जरूरत है क्या, मेरे पास ये बुक है तो नोट्स बनाने की जरूरत है क्या। देख भाई, तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, ये मैटर नहीं करना कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना, मैटर ये करता है कि तेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स भी है तो तूने आज जितना पढ़ा है उसको रफ पेज पे लिखा है कि नहीं। तेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स नहीं है, तू अभी बना रहा है, तो भी नोट्स बनाने के बाद तूने रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस किया है कि नहीं। तेरे पास मेडिजी है तो भी तूने आज जो पढ़ा है उसको रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस किया है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब मैं कहता हूं कि दूसरे के नोट्स भी तेरे पास है तो चलेगा, चलेगा। तेरे पास अगर कोई बुक भी है नोट्स के तो भी चलेगा, मैं PDF अपलोड करा देता हूं वो भी चलेगा, मत बना नोट्स, मैं बोल रहा हूं, और मैं पूरे होश आवाज में बोल रहा हूं, एकदम 100% होश आवाज में बोल रहा हूं। लेकिन उसके बदले ये याद रखना भाई कि जो मैं PDF तुमको दे देता हूं नोट्स के, उसको कम से कम 10 बार तुम रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करोगे, उसको देख देख के। पहले जो आज क्लास में हुआ उसको रफ पेज पे लिखा, जो हो गया कल उसको रफ पेज पे लिखा, और मतलब पूरा एक बार चैप्टर देख लिए शॉर्ट नोट्स के, जो तुमको मैंने दे दिया उसको एक बार देख लो और फिर रफ पेज पे लिखो। नोट्स बनाने से ज्यादा समय लगेगा उस पे, भूल रहो फिर एक बार देखो फिर लिखो। तुमने पूरा लिख लिया, उसमें 20 चीजें मिसिंग थी, फिर एक बार देखो फिर लिखो, ऐसे इंप्रूवमेंट होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट टाइम तक ऐसा हो जाना चाहिए कि बस नोट्स पलट रहे हैं और हमें पता है कि इसमें जैसे इंडक्टर का ये लिखा है, कैपेसिटर का ये लिखा है, बस पलट के देखा 2 मिनट में वो पेज पक्का हो गया, फिर अगला देखा, बस देखना ही है लास्ट तक। इस तरह की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस हिसाब से मतलब डिस्ट्रैक्शन की बात है तो वो उसमें मतलब रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन इंस्टा वगैरह जो भी है वो अभी नहीं, क्योंकि नीट अपने लोगों के लिए अपने लोग तैयारी करते हैं तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन वैसे ये बहुत बड़ा एग्जाम है, तो अगर इतने बड़े गोल की तैयारी है तो उसके लिए फिर सब कुछ छोड़ना ही है। जैसे शेड्यूल पूछते हैं सभी लोग, तो शेड्यूल का यह है कि सभी कहते हैं कि और चीजें मैनेज कर लो और जितना भी मैक्सिमम टाइम बचे वो पढ़ाई को दो, पढ़ाई मैक्सिमम, क्योंकि JNB से था तो वहां पर कुछ भी ऐसा फिक्स
फिक्स नहीं, मतलब उनका शेड्यूल तो फिक्स था स्कूल का, लेकिन मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि 6 उठना है, ऐसे करना है। जब भी टाइम मिलता था, जब भी मुझे लगता है मतलब जो भी था तो वो पढ़ता ही था। अगर रात में 2 बजे जग गया, मतलब शाम को जल्दी सो गया, रात में 2 बजे जग गया तो 2 बजे से स्टार्ट कर दिया। अगर जैसे इनकी तरह वो जैसे अच्छा सा शेड्यूल है तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है तो उसका यही है कि जब भी टाइम मिले तब पढ़ना है, पढ़ते रहो। यस सर, क्योंकि 2 साल की मेहनत के बाद सब अच्छा ही अच्छा लगता है। और अगर एक गोल होता है, जैसे नीट का गोल था कि 4 मई को पेपर है, तब तक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। उसके बाद में ऐसा था कि अब क्या रिजल्ट का इंतजार है, तो जब मेरे पास कोई गोल नहीं था तो कहीं फोन चला रहा हूँ, कहीं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो वही था। तो एक मेन गोल जरूर रखना है जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। देखो मतलब महाराज ने भी देखो, मतलब जितनी मैं नहीं बोल पाऊंगा उतने तो यार बच्चे अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो तैयारी करना सब कुछ नहीं होता, सिलेक्शन के बारे में बात करें अगर, तो तैयारी करते समय लग रहा है ठीक है नीट की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रियलिटी को समझने की कोशिश करिए कि मैक्सिमम 10 से 12% लोग ही सिलेक्शन लेंगे। और अगर इसके 15% में अगर कोई बच्चा आ रहा होगा तो खराब तो नहीं है, उसने बहुत मेहनत किया है। मैं कह रहा हूं कि टॉप 20% में जो बच्चा आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। अब कहने को तो बैच में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से टॉप 20 में उसका मार्क्स आ रहा है, टॉप 20 में बच्चा स्कोर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उससे ऊपर 18-20% बच्चे और हैं, और सिलेक्शन उनका ही होगा क्योंकि इंडिया में सीट बहुत कम है। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को बहुत क्लोजली महसूस करना बहुत जरूरी है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन की कर रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं तो सर कैसे करे? क्या क्लास ना ले? क्लास लेना है, लेकिन आपको ये पूरी ईमानदारी से लेना है। इसके साथ अगर आप, मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि अपना जीवन नरक बना दो, मैं ये कहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर आप सुपर टैलेंटेड नहीं है तो आप अपना जीवन नरक बना दीजिए, अपना जीवन। मतलब नरक में जैसे, मतलब कोई सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, कोई फोन नहीं, इंस्टाग्राम जिसमें हो, कोई ऐसा यूट्यूब पे इधर उधर की चीजें नहीं, कोई अननेसेसरी के फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपकी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, आपको तो यार रिसोर्स अब क्या बोलूं मैं। आप जो पेपर इतना टफ होने के बाद भी आप देख रहे हो AIR 88, 130, 131, 148, ये सारी जो आप टॉप 600 प्लस में लगभग 120 बच्चे के आसपास हैं। इतने पेपर टफ में कहां से आए हैं वो? कहां से पढ़े हैं वो बच्चे? वहीं से पढ़े ना भाई, वहीं से पढ़े हैं ना बच्चे, उसी बैच से पढ़े ना, उसी कंटेंट से पढ़े हैं ना। आप 20 सवाल ज्यादा करे, 40 सवाल ज्यादा करे या 40 सवाल कम करे, लेकिन आप जो करे वो वहीं से पढ़ के तो किया है, वो सफिशिएंट है। अब इसको अगर कोई ये बोले कि पेपर अजीब आ गया तो ये करना है, पेपर ऐसा आ गया तो ये, कुछ नहीं करना है। पहले बहुत पेपर जो पढ़ा आपने, पेपर इजी आता तो आप 45 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन करते, पेपर टफ आया तो आपने 35-36 क्वेश्चन किए हैं, अब फिर भी रैंक उससे बेहतर आई है। तो अब इस पैनिक में कि पेपर नीट 2025 बहुत मुश्किल था, अननेसेसरी का इररिलेवेंट पढ़ना शुरू कर दोगे तो सब खत्म कर दोगे भाई। याद रखो, कट ऑफ जहां पहले 652 नंबर था नीट 2024 में, अब वही कट ऑफ 526 नंबर है नीट 2025 में। ये कट ऑफ है 527। तो कितने नंबर? 125 नंबर कम हो गए ना। तो अब 40-35 क्वेश्चन से आप 32-33 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते तो भी वही हाल होता जो है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये देखो ना, पेपर टफ आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अननेसेसरी का कुछ भी पढ़ोगे। ये देखो सेम नंबर पे 38,000 जो रैंक था, इस बार 148 रैंक है। 40,000 हो गया ना, 40,000 रैंक जो था वो 148 रैंक है सेम नंबर पे। नीट 2024 और नीट 2025 में सेम नंबर पे इतने रैंक है। अब बताओ क्या करना चाहिए था? करना यही चाहिए था भाई, करना सिर्फ यही चाहिए था कि आप ये मत सोचिए कि पेपर टफ है इसलिए आप नहीं कर पाए। ये गलत बात है, ये रीजन ही नहीं कि पेपर टफ था इसलिए आप नहीं कर पाए। आप 40 क्वेश्चन ज्यादा भी कर पाते तो भी वही कंडीशन होती पेपर इजी में। आप ये सोचिए कि हमें उनसे भी आगे निकलना है जो टॉप में है, आपको ये सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो? आपको वही
चीजें पढ़नी है जो सिलेबस में है उसी तरीके से पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ना है उसी तरीके से पढ़ना है। बाकी देखो जैसे साल भर बच्चों के साथ लगे रहते हैं वैसे ही लगे रहेंगे, पूरे साल पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, आप 100% अच्छा कर सकते हो। और ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा मेहनत करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। अगर आप ये मुझे सहारा लेके चलोगे कि सर आप कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, सर आप चमत्कार करो, मैं नहीं कर सकता, मेरा जो काम है मैं वही कर सकता हूं। और सर मेन बात है भरोसा होना चाहिए। मतलब आपकी मैडीजी से जब नोट्स बना लेता था वो जो लास्ट वाले बताए, तो मुझे पता था कि अब इससे बाहर मतलब इसमें मेरा हो जाएगा। हाँ। इससे आगे मैं कुछ भी पढ़ूंगा तो वो इररिलेवेंट ही होगा। और जैसे इस बार के यकीन 2.0 में मतलब कुछ दोस्त पढ़ रहे हैं तो वो भेजते हैं, तो उसको देख के तो फिर से ऐसा लगता है कि हम भी और पढ़ लें, जिससे कि मतलब बहुत सारा आने लगे। उससे बहुत बहुत ज्यादा। अभी मैंने एक असाइनमेंट दिया था वेक्टर का जिसमें जेई मेन के सारे सवाल मैंने पिछले 5 साल के दे दिए। उस बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि सर 23 ही हुए मेरे से 40 में। हम कि भाई इतना कर लिया तेरा टॉप 100 में रैंक आ जाए, क्या बात कर रहा है तू। अगर मैं जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू 5 साल के तुम्हें दे दिया और उसमें तू 40 में से खुद से 25 सवाल कर लिया, तेरे टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। भाई कहां जी रहा है तू, कहां जी रहा है तू। तो ऐसा नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, मस्त रहा, पढ़ाई कर। और देख अगर चमत्कारी कुछ करना है तो तू सिर्फ तू खुद कर सकता है, इतना याद रख, तो खुद कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, क्या होता है ना, लोग बच्चों को, छोटे बच्चे किसी को भी ना, जैसे मैं भी बोलूं तो एक फेथ होता है कि मेरे लिए कोई वो कर देगा, कोई भी आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। हम सिर्फ अपना क्लास लेंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा जो सीट होती है वो देंगे, लेकिन मेहनत सिर्फ आप ही कर सकते हैं भाई, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ मेरी बात सुन लीजिए सर जी, बताइए क्या सुनना है, बोल बोलो ना क्या सुनना है। ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ में अपलोड करा देता हूं बैच में। अब बताओ क्या चाहिए बैच में। हाँ हाँ प्लीज। सर मतलब कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि फॉर्मूलों को सीधा रट रहे हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे। मतलब कई बार और ऐसे भी करते हैं कि फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्ट समझ ली और जब अगली बार रिवाइज करे तो सीधा फॉर्मूले रटे जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं करना है। मतलब जितने बार भी मैं मेडी से रिवाइज करता था, हर एक फॉर्मूले को फिर से डिराइव करता था, रफ कॉपी में पूरा डिराइव कर करके उसमें याद किया, और कुछ नई चीज मिलती थी तो मेडी में ऐड कर देता था साइड में, और उससे याद होता था। मैं ये बोलता हूँ क्लास में बच्चों के, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप क्लास में कुछ भी नया मिल रहा तो उसमें लिख लीजिए और बाद में उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और देखिए हर चीज का ना होता है कि हमें जल्दीबाजी रहती है आंसर निकालने की, और किसी सवाल का आंसर मिल गया हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना ना। आपको सवाल करते समय किसी एक आंसर पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों है ये भी सोचना है। और इतना एनालिटिकल थिंकिंग करते चलोगे ना, क्वालिटी कंटेंट पढ़ोगे, मेहनत करोगे। अच्छा सुनना, कुछ मत कर, साल भर ईमानदारी से। अच्छा एक और चीज बताता हूं, पूरे लास्ट तक जो बच्चा टिका रहता है, जो बच्चा मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन रेशियो 60-70% होता है। उसका सिलेक्शन रेशियो 60-70% रहता है। तो मैं कह तो रहा हूं कि यहां तक पहुंचना है तुम्हें, मतलब टॉप के 12% का सिलेक्शन रेशियो, तो 12% ऑफ स्टार्टिंग बैच। बाकी डिस्ट्रैक्शन आपके 50 तरह की तामझाम, इन सब की वजह से बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाते बैच। और तुम्हें भी पता है कि पढ़ना कितना मुश्किल है, इस बैच में पढ़ना कितना मुश्किल है, तुम्हें समझ में तो आ गया होगा। रोज इतने सवाल करा देते हैं, फिर होमवर्क दे देते हैं, मैनेज ही नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं कि 60 से 70% सिलेक्शन रेशियो है जो लास्ट तक टिक गया, जो लास्ट चैप्टर तक टिक गया। लास्ट चैप्टर तक अगर तू टीचर के साथ टिक गया, तेरे सिलेक्शन का 70-75% चांस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो और देखो, और इतना याद रखना, आज एक चीज लिख देना, कमरे में एक लाइन लिख के चिपका लेना, मैं अपना किस्मत खुद ही बदल सकता हूं और इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा। बहुत दुख की बात है कि मैं बैच में सारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उसमें से कुछ ही यहां पे हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं। कुछ क्या, बहुत बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है, इस बात को समझो और इस बात को लिखो कि मैं अपने आप का फ्यूचर खुद बदलूंगा और इतना ज्यादा मेहनत करूंगा। बाकी हम लोग सारे टीचर्स जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब लोग लगातार मेहनत करते हैं आपके लिए। और आप बदलिए अपने आप को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए, मेहनत करिए। ठीक है ना, ठीक है।
तो लिख दो आग लगा दूंगा मैं अपना सिलेक्शन लेके रहूंगा, इतना मेहनत करूंगा खुद। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, चले, थैंक यू सर। आ जाओ, कुछ खाते पीते हैं। ये करण, करण, अच्छा करण वेस्ट बंगाल से या अभी बैठे रह गया है यार। ये जेई के स्टूडेंट है, मैं आपको बताऊं। जेई में इन्होंने जेई एडवांस में कितना रैंक है सर? 995। 995 जेई एडवांस में रैंक है, और नीट में सर नीट में 592। 592 नीट में अच्छे रैंक आ गए तेरे, नीट में अच्छे रैंक आ गए। तो तुम बताओ यार कैसे मैनेज किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी मैनेज कर लिया तुमने? सर मैनेजमेंट का तो बात ये है कि जैसे मैंने बोला था कल भी कि जिससे मतलब पढ़ाई में जब तक किसी का इंटरेस्ट नहीं है, जब तक वो एंजॉय करके नहीं पढ़ रहे, जब तक वो पढ़ाई को एक बोझ लेके चल रहे हैं, जब तक उनके पास और डिस्ट्रैक्शंस है, तो तब तक उस चीज में मेहनत करने का मन करेगा ही नहीं। और जब तक मेहनत अंदर से नहीं आता है तब तक वो कभी कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं होगा, वो कुछ रिजल्ट वापस नहीं देगा। तो इसलिए मैनेज करने का तो एक ही बात है कि डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये करना है तो करना है। और इस साल जैसे मैक्सिमम बच्चे जब पैनिक कर गए टफ पेपर को देख के, तो पैनिक का रीजन क्या था? कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस ही था। तो वो अंडर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया होगा? कहीं ना कहीं टेस्ट कम दिए, कहीं ना कहीं अपने अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट था कि मेरे अंदर ही कहीं कमी रह गई है। तो वो इसी कारण आता है कि आपने साल भर कहीं ना कहीं आपने तो गलती की है जो आपको पता चल रहा है। तो उससे बचने के लिए बस टीचर्स लोग का बात फॉलो करते रहिए और क्या। और सर ने जो बोला लास्ट में जो टिकता है, तो मैं वही मानता हूँ कि ये जर्नी डिफिकल्ट नहीं है, ये जर्नी लेंदी है। जो ये सरवाइव कर गया एंड तक वही टिकता है, जो सर ने भी बोला। जो लास्ट तक टिक गया, सारे चैप्टर्स बैच में अच्छे से कंप्लीट किया, सारे टेस्ट दिए, तो वही लास्ट तक टिकता है, उन लोग का ही सिलेक्शन होता है। सही बात है, सही बात है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, है ना, मेहनत करिए, थैंक यू सो मच।